हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हमारा टॉपिक चल रहा था ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को कंटिन्यू करते हैं इस पार्ट में। तो जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि पाई की वैल्यू किस तरह से हम निकाल सकते हैं। पाई की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, पाई इक्वल टू होता है CRT। एक्चुअली यहाँ पर इस फॉर्मूले से जो पाई की वैल्यू निकलती है वो होती है थ्योरेटिकल वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर जो सोल्यूट है, जैसे हम सोल्यूट की बात करते हैं, सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जो सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि सोल्यूट पार्टिकल को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट एंड ऐसे पार्टिकल जो एसोसिएट हो जाते हैं इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका जो थ्योरेटिकल वैल्यू एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो सेम रहती है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है तो वो वाटर में जा कर के आयोनाइज हो जाता है। उस केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसकी अलग आती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू थ्योरेटिकल वैल्यू। सिमिलरली अगर हम ये बात करें कि सोल्यूट के पार्टिकल एसोसिएट हो रहे हैं इन द सॉल्यूशन, तो वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं तो कंसंट्रेशन भी उनकी डिक्रीज़ होती है। क्योंकि इस जगह पर हमारा जो फॉर्मूला है, जो पार्ट है, उसमें हम बात करते हैं पाई इक्वल टू पाई प्रोपोर्शनल टू सी। तो कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ हो रही है तो पाई की वैल्यू बढ़ेगी, और डिक्रीज़ हो रही है तो घटेगी, और चेंज नहीं हो रही तो कुछ भी नहीं होगा, यानी कि सेम रहेगी। तो इसी को हम कंटिन्यू करते हैं आगे टॉपिक को। तो इसमें हम बात करते हैं कि इफ़ द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन देन पाई थ्योरेटिकल नोट विल बी इक्वल टू पाई एक्सपेरिमेंटल। तो उस केस में हम क्या बात करते हैं, जैसे हिंदी में बोले तो इनको अणुसंख्यक गुणधर्म बोलते हैं। तो अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान और इसका प्रायोगिक मान है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना है, यानी कि जो हमारा फॉर्मूला था पाई इक्वल टू CRT, अब पाई इक्वल टू CRT नहीं रह करके ये फॉर्मूला हो जाता है पाई इक्वल टू ICRT। यहाँ पर जो I है इसको बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर, और यहाँ पर ये जो पाई की वैल्यू हमें मिलने वाली है ये पाई की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलेगी, पाई एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू ICRT। और पाई की जो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं उसमें I यूज़ नहीं होता, उसमें CRT होता है, क्योंकि वहाँ पर जो I है उसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि I क्या है, इसका किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर I का हमें पता नहीं है तो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस 80% होते हैं, क्योंकि जो I इक्वल टू 1 है तो ठीक हो जाएगा, I की वैल्यू अगर चेंज हो गई तो हमारा क्वेश्चन डेफिनेटली गलत होगा अगर हमें थ्योरेटिकल फॉर्मूले से क्वेश्चन की वैल्यू निकाली। तो पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द I। एक्चुअली I को यहाँ पर बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो अगर सिंपली बात करें, जैसे आपको जेई मेंस यानी जेई का या नीट का एग्ज़ाम देना है तो उसके अकॉर्डिंग हम I की वैल्यू निकालना बहुत ही ईजी है। वांट ऑफ फैक्टर I को अगर हम डिफाइन करें तो बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोई सी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो उसकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको डिवाइड कर देते हैं बाय द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्यूट का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और सोल्यूट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का थ्योरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल बोल दे या पार्टिकल बोल दे, तो इन दोनों से हम निकालते हैं I की वैल्यू। तो I आपको समझ में आ गया, दो पार्ट है। नंबर 1 I इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिवाइड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, या फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब I की जो वैल्यू है, जैसे हमने बात की, 3 टाइप से हम निकाल सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास में नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जिसका आयोनाइजेशन नहीं होता, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रहते हैं, तो उसके लिए I की वैल्यू 1 आती है। जैसे कि हमारे पास यूरिया है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, इस तरह के एग्जाम्पल है। जिनका एसोसिएशन होता है, जो मैंने आपको बताया था, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, उनको अगर बेंजीन में डिजोल्व करें तो उनका एसोसिएशन हो जाता है, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट डिक्रीज होते हैं, तो उनका जो I है वो 1 से कम आता है। तीसरा, जिनका आयोनाइजेशन होता है, जो कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, वाटर में आयोनाइज होने के बाद
उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। जैसे NaCl आयोनाइज होगा तो एक की जगह पर 2 आयन प्रोड्यूस होंगे। एक नमक का पार्टिकल 2 Na+ और Cl- आयनों में कन्वर्ट हो जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है उनका I बढ़ता है, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है उनका I सेम रहता है यानी 1 रहता है, और जो एसोसिएट होते हैं उनका I 1 से कम हो जाता है। तो जो अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है पाई निकालने की वो होती है ICRT। तो आपको समझ में आएगा होगा कि I बहुत ही महत्वपूर्ण है। I की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, इसका यूज किस तरह किया जाता है वो भी पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे I को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास में 2 पार्ट है। एक होता है जिसमें डिसोसिएशन हो रहा हो, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज हो जाते हैं, आयोनाइज होते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, डिसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएशन की केस में हमें अल्फ़ा निकालना है, डिसोसिएशन की केस में हमें अल्फ़ा निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें तो जो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए वो है I = 1 + n-1 अल्फ़ा। यहाँ पर n जो है ना वो इस तरह से है, जैसे हमारे पास में NaCl है। अब NaCl को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो एक मॉलिक्यूल से 2 आयन प्रोड्यूस होंगे। CaCl2 है तो CaCl2 के एक से कितने प्रोड्यूस होंगे? 3। एक तो होगा Ca+2 एंड 2 Cl-। तो एक आयनिक कंपाउंड के एक फॉर्मूला या एक मॉलिक्यूल से जितने आयन प्रोड्यूस होता है दैट इज़ द n। अल्फ़ा है कि उसका आयोनाइजेशन कितना हो रहा है। जैसे ऐसा नहीं है कि सभी का 100% हो रहा हो, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिनका अल्फ़ा 100% से कम होता है, यानी 20%, 30%, 40%, और कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनका जो अल्फ़ा है वो 100% होता है। तो जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन है वो अल्फ़ा है, 20%, 30% जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि I = 1 + n-1 अल्फ़ा। इसका डेरिवेशन करते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया, क्योंकि बच्चे विश्वास तो करते नहीं, फॉर्मूला रटवा रहे सर, लेकिन आता कैसे है वो देखिए आप। जैसे हमारे पास में डिसोसिएशन वाला केस है, तो डिसोसिएशन वाले केस में जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसको हमने AN से डिनोट किया है, और जब ये डिसोशिएट हो जाता है तो Na बनाता है, यानी कि 1 से n बन रहा है, एक मॉलिक्यूल से n का मतलब नंबर हो गया। NaCl होता तो n की वैल्यू 2 हो जाती। जैसे NaCl Na+ Cl- तो n की वैल्यू हो गई 2। CaCl2 होता तो Ca+2 + 2 Cl- तो n की वैल्यू हो जाती 3। ऐसे ही इसका एक मॉलिक्यूल टूट के n में कन्वर्ट होता है। इनिशियल इसके मोल है A, बाद में इसमें से X डिकम्पोज हुए, इधर बनेगा NX, ये आपको पता है, इसका स्टाइक्योमेट्री फैक्टर है ना, इसलिए NX। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो नंबर ऑफ मोल है वो इतने हो गए, क्योंकि जो अल्फ़ा निकालते हैं आपको पता है अल्फ़ा = होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएटेड यानी X, और इनिशियल मोल जो है वो A है। तो यहाँ से X की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा A अल्फ़ा। तो यहाँ पर हम X की जगह पर A अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, A अल्फ़ा। आगे समझ में? तो x की जगह पर A अल्फ़ा यूज़ किया तो ये हो गया A - A अल्फ़ा Na अल्फ़ा। अब इनका सम करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, तो इनका सम करेंगे अपन, तो ये होगा A - A अल्फ़ा प्लस Na अल्फ़ा, ये आ जाएगा, जो कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी कि सॉल्यूशन में जितने भी पार्टिकल है उनके मोल्स का सम। और इनिशियली कितना मोल यूज़ किया था जो कि हमारा थ्योरेटिकल है, जैसे ये फॉर्मूला हमने लिखा, इसमें n एक्सपेरिमेंटल अपॉन n थ्योरेटिकल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये वाली आ गई जो कि हमने लिख दी ऊपर, थ्योरेटिकल वैल्यू जो कि हमने स्टार्टिंग में लिया था वो था A, तो A से डिवाइड कर दिया। अब इन सब में A कॉमन है तो ऊपर वाला A और नीचे वाला A कट जाता है और फाइनली हमको ये फॉर्मूला मिलता है। तो अगर मान लो डिसोसिएशन हो रहा हो तो डिसोसिएशन के केस में हमें I निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो हो गया I फॉर द डिसोसिएशन, दूसरा जो I हम निकालते हैं वो निकालते हैं फॉर द एसोसिएशन। जैसे यहाँ पर डिसोसिएशन में हमने एग्जांपल्स लिए हैं जिसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू यहाँ पर NaCl के लिए 2 है,
कैसे हैं वो समझ में आ गई होगी। CaCl2 के लिए है 3, FeCl3 है इसके लिए 4 होगी, क्योंकि Fe बनेगा 1 और 3 Cl माइनस बनेंगे। Al2SO4 होल 3 इसके लिए 5 है, क्योंकि इसमें 2 तो बनेंगे एल्यूमिनियम प्लस 3 और इसमें 3 बनेंगे SO4 माइनस 2। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ आयंस हो जाएंगे 5, तो N की वैल्यू होगी 5। Na2SO3 है इसके लिए N की वैल्यू 3 आएगी, क्योंकि इसमें 2 Na बनेंगे और एक SO4 माइनस 2 बनेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जैसे हमारे पास में एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड है और बेंजीन में वो एसोसिएट हो जाते हैं, तो उस केस में हम अल्फ़ा कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन भी ज़रूरी नहीं है 100% हो, 20, 30, 40% कितना भी हो सकता है। तो यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, जैसे Na मोलिक्यूल थे मिलकर के एक बना रहे हैं, एसिटिक एसिड के 2 मोलिक्यूल मिलके एक मोलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए N की वैल्यू हो गई 2। अब इनिशियल इसका A मोल था, A में से A माइनस अल्फ़ा गया और यहाँ पर ये हो जाएगा A अल्फ़ा बाई N, क्योंकि इसके अंदर जो है N से मिलकर के एक बना है। और इसके I की वैल्यू निकालेंगे तो सेम फॉर्मूला होगा, पहले हम ऊपर रखेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। तो दोनों फॉर्मूले में काफ़ी समानता है। उसमें यहाँ पर था 1 प्लस N माइनस 1 अल्फ़ा, ये तो था डिसोसिएशन में। एसोसिएशन में N की जगह पर 1 बाय N है, यानी 1 प्लस 1 बाय N, 1 प्लस 1 बाय N माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। अल्फ़ा यहाँ पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। तो देखो आप पीछे मैं बता देता हूँ, इस वाले फॉर्मूले में था N माइनस 1 और इस वाले फॉर्मूले में है 1 अपॉन N माइनस 1। तो एसोसिएशन में होता है 1 प्लस 1 अपॉन N माइनस 1, 1 प्लस 1 अपॉन N माइनस 1 इंटू अल्फ़ा, और डिसोसिएशन में 1 प्लस N माइनस 1 अल्फ़ा। तो ये दोनों फॉर्मूले हमें याद रहना चाहिए, इससे हम बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से जो है I की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। दूसरा I का जो फॉर्मूला मैंने बताया है, जैसे पाई की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अपॉन पाई की थ्योरेटिकल वैल्यू, उनसे भी हम निकाल सकते हैं, बाकी इसका यूज़ ज़्यादा होता है। अब इसी में एक हिंदी में मैंने नोट लिखा है, जिसमें लिखा हुआ है कि सामान्यतः लवण के लिए अल्फ़ा नहीं दिया जाता। इसका मतलब है कि कुछ सोल्ट्स होते हैं जिनका अल्फ़ा गिवन नहीं हो, तो हम क्या मानते हैं कि उनका अल्फ़ा 100% है। जैसे मान लो किसी जगह पर आपको दे दिया NaCl है, ये एक सोल्यूट है, अब इसका अल्फ़ा पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसका अल्फ़ा कितना होता है, 100% होता है। तो कुछ ऐसे सोल्ट्स होते हैं या सोल्ट्स जिनका अल्फ़ा गिवन नहीं हो, तो फिर हम उनको मानते हैं कि उनका 100% आयोनाइजेशन हो रहा है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो I की वैल्यू होती है वो N के बराबर होती है। जैसे यहाँ पर NaCl का अगर आयोनाइजेशन 100% हो रहा हो, तो फिर इसका I इक्वल टू N, यानी कितना हो जाएगा 2। जैसे CaCl2 है तो इसका I हो जाएगा 3, FeCl3 है तो I हो जाएगा 4 इफ़ अल्फ़ा इज़ 100%। तो इनसे हम I की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे अगर हमें मान लो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर में एक ही सॉल्यूशन है जिसके अंदर A, B, C 3 सोल्यूट डिजोल है। A की कंसंट्रेशन C1 है, B की कंसंट्रेशन C2 है एंड C की कंसंट्रेशन C3 है, और तीनों का आयोनाइजेशन भी हो सकता है, यानी उनका I होगा I फैक्टर। तो हमें C फाइनल निकालना है, C फाइनल, यस, तीनों को मिलाने के बाद में जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन। इसके अंदर I फैक्टर को भी इन्वॉल्व कर लेना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे A की I निकाल लेंगे अलग से, B की I निकाल लेंगे, C की I निकाल लेंगे, फिर हम करेंगे I1 C1, I2 C2 एंड I3 C3, ठीक है। तो एक ही सॉल्यूशन में, ऐसा नहीं कि हम अलग अलग सॉल्यूशन लेके मिक्स करें, यहाँ पर एक ही है। जैसे कंटेनर है, इसके अंदर ही A है, इसके अंदर ही B है और इसके अंदर ही C है। इसमें A की कंसंट्रेशन C1 है, B की C2 है और C की C3 है। एक ही सॉल्यूशन है, अलग अलग हमने मिक्स नहीं किया। यहाँ पर वॉल्यूम जो था वही है,
और ए का I1 है, बी का I2 है और सी का I3 है। तो फिर सी फाइनल यानी कि जो हमें फाइनल पाई निकालने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए उसकी वैल्यू हम निकालेंगे CF इक्वल टू I1C1 I2C2 I3C3। और फिर उसके बाद पाई फाइनल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इसमें दो तरीके हैं, अगर पाई बी गिवन होता तो हम करते I इंटू पाई 1 I इंटू पाई 2 एंड I इंटू पाई 3। यहाँ पर जो पाई 1 2 3 है ये थ्योरेटिकल वैल्यू है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये जो हमने पढ़ा आज आई यानी वांटा फैक्टर और उनका आगे क्या एप्लीकेशन होता है वो अगले वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।